गुड इवनिंग एवरीवन एंड आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आप लोगों का दो टॉपिक होना है। पहला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और दूसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर, ये दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को देख चुके हैं। सेट का डिफिनीशन देख चुके हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स देख चुके हैं, वेन डायग्राम देख चुके हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड, प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड, सुपर सेट से रिलेटेड, पावर सेट से रिलेटेड, यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड दूसरा टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। तो देखिए पहला टॉपिक जो है उसको हम लोग देखते हैं, क्या है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको बोलेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ये सर्वनिष्ठ जो है उसका अगर आप अर्थ समझने का कोशिश करिएगा तो बहुत इजी वे में डिफिनीशन भी आपको समझ में आ जाएगा। ये सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में विद्यमान हो, जो सब में मौजूद हो। सर्व अनिष्ठ, निष्ठ का मतलब मौजूद होना, विद्यमान होना। जो सब में मौजूद होगा, जो सब में विद्यमान होगा ना, उसको हम सर्वनिष्ठ कहेंगे। अब अगर मान लीजिए दो कर्व है, एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, दोनों को आप गौर से देखेंगे तो दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया है। जिस जगह पे कट किया है इसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, हिंदी में प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए यहां भी वर्ड आया इंटरसेक्शन और यहां सेट में भी है इंटरसेक्शन। दोनों जगह ये वर्ड है और दोनों जगह कमोबेश अर्थ एक ही है। क्या है अर्थ? आप गौर करिए, ये जो यहां प्रतिच्छेद वर्ड बोल रहे हैं, यहां प्रतिच्छेद नहीं कहेंगे, यहां उसी को सर्वनिष्ठ कह रहे हैं, और यहां पर ये प्रतिच्छेद कहला रहा है, लेकिन दोनों का इंग्लिश इंटरसेक्शन ही कह रहे हैं। ये कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों पर मौजूद है। ये कर्व जो गया इस पर भी मौजूद है और ये जो कर्व आया इस पर भी मौजूद है। जो दोनों पर मौजूद है इसीलिए उसका नाम पड़ा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन हिस्सा। तो अब यहां डिफिनीशन समझना है बच्चों, क्या होता है। कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी आपके पास दो सेट है, टू सेट्स, then the intersection of both sets is defined as a set whose every element belongs to both sets, set A and set B. It is denoted by A intersection B, ऐसे लिख दीजिए, U को नीचे एक तरफ घुमा दीजिए, या A, इसको भी इंटरसेक्शन पढ़ेंगे लेकिन मीट वर्ड यूज किया जाता है, MEET, मीट, मीट मतलब मिलना, है ना। या फिर आप इसको एक साथ लिख दीजिए AB। तो A इंटरसेक्शन B को दिखाने का तीन तरीका है। क्या क्या है? ये सिंबल दे दीजिए, या ये सिंबल दे दीजिए, या दोनों को साथ लिख दीजिए, तो हो गया A इंटरसेक्शन B। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर डिफाइंड करना हो, डिफिनीशन देना हो, तो हम ऐसे कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बच्चों जो डिफिनेशन लिखे हैं ना लास्ट में, ये मेन डिफिनेशन है। अगर आप बहुत आसानी से बोल के निकलना चाहते हो तो ये पूरा लैंग्वेज बोलने के बजाय, ये पूरा डिफिनेशन बोलने के बजाय सिर्फ आप ये कह दीजिए कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, इसका परिभाषा पूरा हो गया। लेकिन ये कैसे, इसको समझना जरूरी है। ये डिफिनेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये आपको लैंग्वेज में डिफिनेशन दे दिया गया है। लैंग्वेज वाला भी वही कह रहा है और यह भी वही कह रहा है, बस दोनों में थोड़ा बोलने का तरीका अलग अलग है। यहां बोला यदि ए और बी दो सेट आपके पास है, तब दोनों सेट का इंटरसेक्शन वह सेट होगा जिसका प्रत्येक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को लिया जाएगा जो दोनों ही सेट में हो, सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। ये इसका अर्थ है। यहां पर साउंड नहीं आएगा तो मैसेज लिखिएगा आप लोग कमेंट में कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए सारे बच्चे। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्या है यहां? एक सेट ये दे दिया, दूसरा सेट ये दे दिया, ए और ये बी। अभी अभी हम पढ़े हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसी का दूसरा सिंबल आप ऐसे भी लिखिएगा, इसको मिट पढ़ते हैं, है ना, मिट। और इसका यूज इंटरसेक्शन के लिए होता है, या सीधे सीधे लिख दीजिए तब भी। इतना बराबर क्या पढ़े हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये बोले हैं। अब यहां ठीक से समझिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, बीच में वर्ड जो है वो एंड है। यूनियन में आपको समझाए थे कि यूनियन में आपको और रहेगा, इस तरह से लिखेंगे, सारा बात वही है लिखा हुआ, बस गौर करिए बीच में और शब्द है। यहां पर और लिखा है ओ आर और यहां एंड लिखा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। हम बताए हैं कि ये दोनों कंजक्शन है, इसका काम है दो वाक्यों को जोड़ना, है ना। तो यूनियन में और आएगा, इंटरसेक्शन में एंड आएगा। अब इसको और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी पहले वेन डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर आगे बात हम करेंगे इस पर। क्या कह रहा है? ऐसा एक्स लेना है। ये एक्स किसका मेंबर है? ए इंटरसेक्शन बी का है, जो इस ब्रैकेट से लेफ्ट में लिखा होगा उसका मेंबर है। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है। और डबल डॉट के बाद जो कुछ लिखा है बच्चों वह कंडीशन है। उस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। डिमांड क्या है? ऐसा हिस्सा लेना है, एक्स मतलब हिस्सा या एलिमेंट या सदस्य जो बोलना हो, तो ऐसा हिस्सा लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब ए के साथ साथ बी में भी हो। अगर कोई हिस्सा ए में तो है पर बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा बच्चों। अगर बी में है पर ए में नहीं है तब भी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा बच्चों। तभी आएगा जब ए में भी हो और बी में भी हो। कहने का मतलब एक बात सही होने से काम नहीं चलेगा। अगर पहला डिमांड पूरा हो जाए कि वो हिस्सा कहां है, ए में, लेकिन दूसरा डिमांड पूरा ना हो, मतलब हिस्सा बी में नहीं हो, तो उसको ए इंटरसेक्शन बी में नहीं लेंगे। लेकिन अगर बी में है और फिर ए में नहीं है तब भी नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो आइए देखिए कौन हिस्सा है जो ए में भी है और बी में भी है। तो आपको ये हिस्सा दिखेगा जो ए में भी है और बी में भी है। इस हिस्सा को अगर देखें तो ये केवल ए में है, ओनली ए में है बच्चों। और इस हिस्सा को देखेंगे तो ये ओनली बी में है। तो केवल ए में है ये और ये केवल बी में है। कौन हिस्सा है जो दोनों में है? ये बीच वाला
और इसी का नाम है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक उसी तरह अगर 3 सेट दे देता है, इस तरह से 3 सेट दे देता है, ऐसे 3 सेट। अब ये देखिए ए है आपके पास, ये बी है आपके पास और ये सी है। और ध्यान से देखिए, अब हमको वह हिस्सा लेना है जो तीनों में हो, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ए बी सी लिख देंगे तो उसका भी अर्थ यही हुआ, ए बी सी। और तब डिफिनेशन देंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ध्यान दीजिए, सब में एंड लगा है, मतलब सारा बात पूरा होना चाहिए। ऐसा हिस्सा जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, तीनों में हो। तो तीनों वाला हिस्सा गौर करिए ये वाला है, और यही हिस्सा का नाम पड़ेगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसको कहते हैं ना, इंग्लिश में इसको वेन डायग्राम बोलेंगे हम लोग, वेन डायग्राम ये हो रहा है। अगर हम आगे बढ़ें, अब एग्जाम्पल को समझें। मान लीजिए अगर किसी ने आपको दिया ऐसा, इफ ए इक्वल टू यहां दे दिया ए बी सी डी ई, और बी लेकर के आपको दे दिया बच्चों सी डी ई एफ जी एच। और तब अगर किसी ने पूछा कि भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में कॉमन क्या होगा, तो देखना होगा कि ए और बी में कौन कौन मैच करता है, उसी को लेना है, सर्वनिष्ठ जो सब में विद्यमान हो। तो गौर करिए, ये सी दोनों में है, डी भी दोनों में है, ई भी दोनों में है। ये सी डी ई आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप यहां देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कुछ आया है, क्या वो ए में है कि नहीं है? तो कहिएगा जी सर है। और जब है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बच्चों, वो ए का सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में होता है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है। और यहां गौर करिए, ए इंटरसेक्शन बी में जो कुछ भी है वह सब का सब ए में भी है और बी में भी है। तो कहिएगा सर आप तो ए इंटरसेक्शन बी को ए का सबसेट बोले, क्या ये बी का भी सबसेट होगा? तो बेशक बी का भी सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है यह बी का भी सबसेट होगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, ये अगर वेन डायग्राम बनाना होगा, इसका पिक्चर बनाना होगा, तो गौर करिए, ना ए यहां बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है। यहां ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी ए का सबसेट नहीं है। दोनों में से कोई किसी का सबसेट नहीं है। तो पिक्चर जो बनेगा बच्चों, थोड़ा सा इस तरह से काटते हुए बनाए। अब गौर करिएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको इसमें लिख दीजिए जहां मन करे वहां। अब गौर करिए, इसमें कौन कौन बचा, ए बी, तो ए में लिख दीजिए कहीं पर ए और यहां बी। फिर इसमें देखिए एफ जी एच, तो बी में कहीं कहीं आपको एफ जी एच हो गया। जो कॉमन वाला एलिमेंट था वो कॉमन क्षेत्र में लिखाया सी डी ई, कॉमन क्षेत्र में लिखाया, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है उसमें लिखाया। यही आपका ए इंटरसेक्शन बी था बच्चों। ये वेन डायग्राम हो गया, चित्र हो गया, वेन आरेख हो गया। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए ए इक्वल टू, हम यहां ले लिए 5 8 9 इस तरह से, एंड बी इक्वल टू हम ले लिए यहां पर, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 5 6
7, 8, 9, 10 ऐसे ले लिए। अब यहां पर अगर कोई पूछ दे कि भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बताइए कौन ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में मौजूद है। तो दोनों में मौजूद वाला मिला 5, 8, 9। अब कोई मिल ही नहीं रहा है, ढूंढिए ना, उसमें 6, 7 है लेकिन इसमें 6, 7 नहीं है। तो दोनों का कॉमन हिस्सा जो हुआ 5, 8, 9 हुआ, जो कि सेट ए के बराबर है। अब यहां ए के बराबर क्यों हो गया? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। तब जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा वाला सेट है वो आएगा और यूनियन में जो बड़ा वाला होगा वो आएगा। लेकिन यह बात तभी सही होगा जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो। बच्चों गौर करिएगा, यहां पहला सेट जो ए है इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 5, 8, 9। ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है कि नहीं है? तो कहिएगा एकदम मौजूद है सर। 5, 5 दिख गया, 8, 8 दिख गया, 9, 9 दिख गया। ए का सारा सदस्य बी में है तो ए बी का सबसेट हो गया। और जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो दोनों का इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट आएगा, यूनियन बड़ा वाला सेट आएगा। अगर यही कोई कहता भैया ए यूनियन बी बताइए क्या है, ए यूनियन बी में क्या आता? 5 भी आता, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, मिला देते हैं दोनों को यूनियन में। लेकिन अगर 5 2 बार है तो लिखाएगा 1 बार। और ये देखिए बी के बराबर हो गया, तो यूनियन के केस में जो बड़ा होगा वो लिखाएगा, इंटरसेक्शन के केस में जो छोटा है वो लिखाएगा। इस आधार पर अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो आप अभी देखे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में था, सेट बी बड़ा था और सेट ए छोटा था, तो ए अंदर में चला गया, बी बाहर हो गया। अब ए में कौन कौन मेंबर था? 5 था, 8 था, 9 था। यहां फिर बाहर में 6 लिखा जाएगा, कहीं 7 लिखाएगा, कहीं उसके बाद आपको 10 लिखाएगा कहीं। इस तरह से देख लीजिए जो जो था, है ना, 6, 7, 10 लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी बताना है, कलर करना होता है, जिसका हमको वैल्यू निकालना होता है उसको कलर करना होता है, उसको शेडेड रीजन बनाना पड़ता है, छायांकित क्षेत्र बनाना पड़ता है। छायांकित मीन्स उसमें छाया दे देना, कलर कर देना। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों आपका ये हिस्सा आया था 5, 8, 9 वाला, और यही आपका वेन डायग्राम बन गया ए इंटरसेक्शन बी का। लेकिन ये कब बनेगा बच्चों? जब ए बी का क्या हो? सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं, कोई और एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने P लेकर के दिया, P में हम लिख दिए X, Y, Z, Q में लिख दिए हम L, M, N, इस तरह से। और तब अगर कोई पूछ दे बच्चों कि P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, P और Q में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। आप गौर करिए, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो P में भी दिख रहा हो और Q में भी दिख रहा हो? क्या कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है बच्चों? गौर करिए, ढूंढिए, तो पता चलेगा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो P और Q दोनों में हो। तो ये 5 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? 5 हो गया, है ना। P इंटरसेक्शन Q जो है 5 हो गया। और जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो यहां पर हेयर P एंड Q आर डिसजॉइंट सेट। कौन सेट कहलाएगा?
डिसजॉइंट, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है बच्चों वो डिसजॉइंट होता है, डिसजॉइंट। ये आपको डिसजॉइंट सेट्स है, इसको हिंदी में असंयुक्त समुच्चय कहेंगे, असंयुक्त समुच्चय। ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे जो डिसजॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर ले लूं, ओ से ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से चला गया बच्चों। और ई से हम ले लिए इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चला गया। क्या इस ओ और ई में कोई कॉमन है? चेक करिए, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऑड में भी हो और इवन में भी हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में जो ऑड भी हो और इवन भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो बच्चों इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे और ओ इंटरसेक्शन ई फाई होगा। ठीक उसी तरह अगर रेशनल नंबर का सेट ले लीजिए, रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या बच्चों, और इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर ले लीजिए, इरेशनल अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा। इरेशनल ये है रेशनल, वो है इरेशनल, एक है परिमेय दूसरा है अपरिमेय। तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं होता जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो रेशनल के साथ साथ इरेशनल भी हो जाए। और इसी ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू फाई आएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है नेचुरल नंबर, यहां पर ले लिया बच्चों नेचुरल नंबर, और यहां ले लिया सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर आप जानते हो, पूर्णांक आप जानते हो, तब इसके बीच में कौन सिंबल पड़ेगा, है ना। ये यहां अगर इंटरसेक्शन दे दे, क्या दे दे बच्चों? इंटरसेक्शन, तब इसका जवाब क्या होगा ये हमको जानना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर में इंटरसेक्शन कॉमन ढूंढेंगे। अब अगर इतना से डायरेक्ट जवाब नहीं आपको मिलता है ना, तो थोड़ा सा इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका नेचुरल नंबर जा रहा है। इंटरसेक्शन डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चला गया बच्चों। ये आपका इंटीजर जा रहा है। गौर करिए कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो ध्यान दीजिए यहां के बाद इधर सारा मिल रहा है, लेकिन यहां पहले नहीं मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन कौन हो गया? 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे, और इसको आप जानते हो क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है। नेचुरल नंबर सारा का सारा नेचुरल नंबर तो इंटीजर हो ही जाएगा, पर सारा इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता है। जैसे 0 एक इंटीजर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, -1 इंटीजर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, है ना। और 1 नेचुरल नंबर भी है इंटीजर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है, इसलिए ऐसा जवाब हुआ। उसी तरह अगर आपको कोई पूछे कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरसेक्शन सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर लेंगे, काल्पनिक संख्या। आगे चल के इमेजिनरी नंबर पर पूरा एक लेक्चर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्या, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। यहां सम्मिश्र संख्या समझने का भूल मत कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने का भूल मत कीजिएगा। ये इमेजिनरी काल्पनिक और ये वास्तविक। तो वास्तविक और काल्पनिक में क्या कॉमन होगा? तो कुछ भी नहीं, और ये भी फाई होगा, यह भी फाई होगा।
तो यहां तक आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर इसका कोई वेन डायग्राम बनाना पड़े तो अलग अलग पिक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। तो ये आपका रियल नंबर का हो गया और ये आपका इमेजिनरी नंबर का हो गया सेट। अब अगर कोई पूछेगा दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, दोनों का अलग अलग एरिया ही है, दोनों के एरिया में कुछ कॉमन है ही नहीं, ये 5 होगा बच्चों। ये वेन डायग्राम बना, कोई हिस्सा कलर ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मिला नहीं तो कलर कैसे होगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुण को समझना है, गुण को समझना है, क्या क्या होगा इसका, है ना, इसको ठीक से समझिए। सबसे पहला जो है बच्चों वो है ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा। मतलब अगर कोई सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये जवाब देना है बच्चों। अगर कोई सेट ए है, मान लीजिए यहां पर एक सेट ए ले लिए जिसमें हम 5, 6, 7 लिख दिए और हमें ए इंटरसेक्शन ए चाहिए, मतलब 5, 6, 7 इंटरसेक्शन फिर 5, 6, 7 ये चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब आप क्या सीखे हो, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, जो कि फिर से किसके बराबर है, ए के बराबर है। मतलब कोई सेट का खुद के साथ जो इंटरसेक्शन करें तो जवाब में वही सेट आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन ए पूछा तो जवाब ए बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन बी बोलेगा जवाब बी बोलेंगे, 5 इंटरसेक्शन 5 बोलेगा जवाब में 5 बोलेंगे। सो जिस सेट को उसी के साथ इंटरसेक्शन कराया जाएगा तो फिर वही सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा बच्चों, ए होगा, और इसको आइडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ का मतलब हुआ वर्ग सम नियम, इट मीन समान वर्ग में रह जाना, सेम वर्ग में रह जाना। सो गौर करिएगा तो ए के साथ किए थे यहां पर ऑपरेशन इंटरसेक्शन, रिजल्ट आपको ए ही आया। दूसरा पर चलते हैं बच्चों, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन करें और फिर बी और ए का इंटरसेक्शन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, फिर अगला बार बोला बी और ए में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो आप बारी बारी से अगर ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा क्या, तो नहीं, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आएगा। और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में इसको क्रम विनिमय नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम, ध्यान रखिएगा, क्रम विनिमय नियम ऐसे बोलेंगे। तीसरा नंबर आपके पास है बच्चों, थर्ड नंबर, है ना, क्रम विनिमय नियम के बाद ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर ले लिए बी इंटरसेक्शन सी, फिर लिखिए यहां ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस बार पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लिया गया, जो रिजल्ट आएगा ए बी का कॉमन उसको सी के साथ इंटरसेक्ट कराया गया, मतलब सी के साथ कॉमन ढूंढा गया। ये एलएचएस का काम हुआ। एलएचएस में पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, आरएचएस में पहले बी और सी का कॉमन निकालना पड़ेगा, बी और सी में जो कॉमन आएगा उसको ढूंढेंगे ए के साथ क्या कॉमन है।
तो इसका कहना है कि एलएचएस में जो आएगा वही आपको आरएचएस में आएगा, और ऐसा होगा एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। ये क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ। कोई पूछेगा क्या इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, तो कहिएगा जी पालन करता है। वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा, जो एलएचएस का आएगा वही आरएचएस का आएगा। कोई पूछेगा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है क्या इंटरसेक्शन, तो कहिएगा जी पालन करता है, क्योंकि उल्टा कर देने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई पूछेगा बताइए एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, कहिएगा हाँ करता है, क्योंकि 5 जोड़ 4 और 4 जोड़ 5 बराबर ही होगा, 6 जोड़ 4 और 4 जोड़ 6 बराबर ही होगा। उल्टा करने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, परिणाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए एडिशन जो है, योगफल जो है, वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। कोई पूछेगा घटाव जो है, घटाव क्या वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा? घटाव, तो आप कहिएगा कि नहीं करेगा। क्यों? तर्क दीजिएगा। अगर हम 5 में से 4 घटा लें तो 1 आया, 4 में से 5 घटा लें -1 आया, दोनों रिजल्ट तो अलग अलग आ गया, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। घटाव जो है, घटाव सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, है ना। लेकिन अगर हम मान लीजिए गुना पूछ दें, गुना, नंबर का जो गुना होता है, संख्याओं का जो गुना होता है, वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा कि नहीं करेगा? तो मन ही मन सोचिएगा कोई दो नंबर, मान लीजिए 6 और 3 ले लिए, 6 और 6 गुने 3 करिए 18 आया। अब उल्टा बोलिए 3 गुने 6 ये भी 18, दोनों बराबर आ गया, तो हम कहेंगे गुना जो है, मल्टीप्लीकेशन जो है, वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, बोल देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा कौन? इंटरसेक्शन। चौथा नंबर प्रॉपर्टी पे आइए बच्चों। चौथा कहता है ए यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन सी है। यहां आपको अलग अलग दो ऑपरेशन है बच्चों, एक यूनियन है, दूसरा इंटरसेक्शन है। यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है। अब ये जब अंदर जाएगा तो एक बार ए के साथ यूनियन हो जाएगा, अब फिर ये इंटरसेक्शन यहां लिखाएंगे और ए यूनियन सी हो जाएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे बच्चों, बंटन नियम। ये तो साहचर्य नियम था हिंदी में, और अभी जो नियम लिखे हैं उसको
अब क्लियर है? आवाज आ रहा है? आवाज चलिए देखिए, यहां ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। फिर यहां पहले ए और बी का यूनियन करेंगे, ए और बी का यूनियन करेंगे, और यहां ए और सी का यूनियन करेंगे। दोनों यूनियन करने के बाद दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। जितना एलएचएस में आएगा बच्चों उतना आरएचएस में आएगा, और तब हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन अब हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन हो रहा है। तो कोई पूछेगा कि इंटरसेक्शन जो है क्या वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं, तो कहिएगा यस। कोई पूछेगा यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पर कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं, तो जवाब होगा यस। सो दोनों यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यह भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और नीचे वाला भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अभी तक हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के 5 प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। अब हम छठे प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6th प्रॉपर्टी, छठा नंबर में है कि अगर ए इंटरसेक्शन फाई कोई पूछता है तो क्या जवाब देंगे। मतलब ए और फाई में कॉमन, ए और फाई में कॉमन, ए में कुछ एलिमेंट होगा, अब फाई जो है उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, जवाब आपका फाई होगा बच्चों। 7 नंबर प्रॉपर्टी है, अगर कोई पूछता है ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा। एस आपका यूनिवर्सल सेट है बच्चों, एस आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब हुआ समष्टीय समुच्चय। कौन समुच्चय हो गया? समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट में दुनिया का सारा एलिमेंट होता है। अगर कोई भी हम सेट का चर्चा कर रहे हैं तो उन सारे सेट का एलिमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में होना ही होना है। अगर हम यहां चर्चा ए का किए हैं तो यह कन्फर्म है कि ए का सारा एलिमेंट किस में मौजूद है? एस में मौजूद है। ए का सारा एलिमेंट कहां मौजूद है? एस में। तो ऑब्वियस है कि ए एस का सबसेट हो गया, ए एस का सबसेट हो गया। और ऐसी स्थिति में इंटरसेक्शन में आपको बोले थे कि छोटा वाला लिख लेगा तो ए मिलेगा। 8वां नंबर यहां पर है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आप निकालते हैं तो ये आपको ए का सबसेट होगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ये आपका बी का सबसेट होगा, जो कि आपको एग्जाम्पल में पहले ही हम दे चुके हैं, है ना। फिर आपके पास 9 नंबर है बच्चों। 9 नंबर क्या कहता है सो समझिए। 9 नंबर कहता है कि यहां पर इसमें इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का क्या है? सबसेट है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तब अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा ए। ये इसी से मिलता जुलता है 7वां नंबर से। 10वां नंबर अगर हम बात करें, 10वां नंबर पे याद होगा आपको, अगर किसी ने लिखा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब x ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ये बात कब सही होगा, है ना। कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कब जाएगा? जब वह एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा, और बोलना होगा, एंड बोलना होगा। इफ an element belongs to set A and also belongs to set B, then that element belongs to A intersection B. यदि कोई एलिमेंट ए में भी है और साथ ही साथ बी में भी है, तब वह ए इंटरसेक्शन बी में होगा। और अब यहां पर लिखेंगे बच्चों x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। फिर अगर निगेशन लगाएं, निगेशन मालूम ही है आपको, पिछले क्लास में भी सिखाए हैं, यूनियन में भी सिखाए हैं कि निगेशन लगने पर क्या होता है। अगर हम यहां निगेशन लगा दें, कट कर दें
और ए इंटरसेक्शन बी लिख दें, तो अब जहां पहले से निगेशन नहीं है वहां निगेशन लगेगा, जहां निगेशन होगा वहां से निगेशन हट जाएगा, और जहां लिखा होगा वहां एंड आ जाएगा, और जहां एंड लिखा होगा वहां और आ जाएगा। तो अब यहां पर गौर करिएगा, ये लिखाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि यहां बिलोंग्स टू था तो कट गया। अब एंड बन जाएगा और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इस दोनों में से एक भी बात सही हो जाएगा तो एलएचएस सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि एक्स ए में नहीं है और बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा, यदि बी में नहीं है ए में है तब भी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा, और ए में नहीं है अब बी में भी नहीं है तब भी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। आने का एक ही विकल्प है, ए में भी हो और साथ ही साथ बी में भी हो। ये 11वां नंबर प्रॉपर्टी आपका हो गया बच्चों। अगर हम 12वें नंबर के तरफ बढ़ें तो क्या पढ़े हैं हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, फाई, है ना, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसी स्थिति में देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का नाम हिंदी में आपको पहले बता चुके हैं, असंयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय, ठीक है, इस तरह से। तो दो सेट डिसजॉइंट कब कहलाएगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, जो पीछे कई एग्जाम्पल में आपको समझा चुके हैं। अगला अगर हम देखें 13 नंबर प्रॉपर्टी है बच्चों, 13 नंबर क्या है यहां, 13 नंबर कहता है एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वह आपको 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा, एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ए कोमा एन बी होगा, एन ए कोमा एन बी। ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को ठीक से समझना जरूरी है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप क्या हम समझाए हैं। बीच में है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या वह कितना होगा, तो कहा कि सबसे कम वैल्यू 0 होगा, मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 0 होगी, और अधिकतम सदस्यों की संख्या ये होगी अधिकतम, ये है मैक्सिमम का। तो ये आपको बता रहा है क्या, द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, यह कब संभव है, इफ ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट, यदि ए और बी में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा उस समय एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी, है ना। और ये क्या है देखिए, कहा एन ए एन बी का मिनिमम, इस पूरे को बोलेंगे द मैक्सिमम। ये मत समझ लीजिएगा कि यहां मिनिमम लिखा है तो मिनिमम पढ़ना है, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यह कब संभव है, यदि ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए तब। अब इसको और क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि एक सेट हम ए ले लिए जिसमें एलिमेंट लिख दिए हम ए बी सी और डी लिख दिए। दूसरा सेट ले लिए बच्चों बी जिसमें हम लिख दिए पी क्यू आर एस टी यू भी।
अगर मैं यहां पूछूं कि एन ए कितना है, एन ए का अर्थ हो गया ए में सदस्यों की संख्या कितना है, जवाब दीजिए, ये 4 है। अगर मैं पूछ दूं कि बी में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर बी में सदस्यों की संख्या 3 और 4 7 है। टोटल 6 मैं लिख दिया यहां पर, सॉरी 7 है ना। एन बी इक्वल टू 7। गौर करिए, 1 2 3 4 5 6 7, एन बी 7 है। अभी अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछ दिया जाए, मतलब ए और बी में कॉमन, तो क्या है भाई कॉमन, यहां से यहां तक में कुछ कॉमन दिखा क्या? कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहां 5। अब अगर कोई पूछता है ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या बताइए, तो जवाब होगा 0। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो कमेंट में लिखिएगा आप लोग। आप लोगों का क्लास नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर चल रहा है, जवाब दीजिएगा, कमेंट में कंटिन्यू बताइएगा कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 0। अब अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट को हम किसी एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, मानिए पी को ए से रिप्लेस कर दिए, पी को ए से हटा दिए। अब दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, तो जवाब होगा ए। और अब एन ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछेंगे तो कितना होगा, जवाब 1, क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हुआ तो सदस्यों की संख्या 1 हो गई। अब अगर आगे बढ़ें, मान लीजिए Q को रिप्लेस कर दें, किससे? Q को रिप्लेस कर दें B से, Q को रिप्लेस कर दें B से। अब फिर A इंटरसेक्शन B पूछ दें तो जवाब में आएगा A B दोनों आएगा। अब अगर N A इंटरसेक्शन B पूछें तो जवाब आपका 2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कितने हो गए कॉमन? 2 कॉमन हो गए हैं। सबसे कम कितना कॉमन हुआ था? 0। किस समय? जब एक भी कॉमन नहीं था तब। अभी तक 2 कॉमन हो चुके हैं। अब अगर इस R को अगर मैं C से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं? C से, है ना। तो C से जब रिप्लेस करेंगे तो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा बच्चों? तो जवाब होगा A B C, 3 3 हो गया। अब एन ए इंटरसेक्शन बी का जवाब दीजिए, तो 3 आ गया। क्या इससे ज्यादा अब आप कॉमन करवा सकते हैं? क्वेश्चन है कि क्या अब आप इससे ज्यादा कॉमन करवा सकते हैं? अभी तक मैंने 3 कॉमन करवा दिया। कितना कॉमन करवा दिया है? 3 कॉमन करवा दिया है। तो अब आप जवाब दीजिए कि क्या इससे ज्यादा आप कॉमन करवा सकते हैं क्या? तो कहिएगा सर अब कॉमन करवाना देख लेते हैं, 3 तक करवाए हैं सर, एक बार डी को भी रिप्लेस करिए ना। तो चलिए डी को भी रिप्लेस कर देते हैं। यहां अगर हम इस एस को हटा दें, किससे? डी से, तो डी से अगर कराएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी अब हमारा आ जाएगा ए बी सी और डी, और यहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चों 4। तो अब जवाब दीजिए मैक्सिमम कितना कॉमन करवा दिए हैं? मैक्सिमम 4 कॉमन करवा दिए हैं। क्या इससे ज्यादा कॉमन करवाना संभव है क्या? अब बोलिए, क्या इससे ज्यादा कॉमन करवाना संभव है क्या? 4 कॉमन करवा दिए हैं अभी तक, और गौर करिए 4 से ज्यादा अब कॉमन करवाना संभव नहीं है ना। मैक्सिमम कॉमन कितने हो गए? 4। मैक्सिमम इंटरसेक्शन में कितने हो गए? 4। अब ये देखिए, गौर करिए, इसमें कितना एलिमेंट था? 4। इसमें कितना था? 7। जब आपको मिनिमम पूछेगा तो सीधा सीधा जवाब होगा 0, और जब मैक्सिमम कॉमन पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा, तो जो ज्यादा होगा उसको नहीं लेना है, जो कम होगा उसको लेना है। तो कम वाला क्या है? 4, तो वही जवाब हो गया। अब इस पर क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे कि किसी सेट ए में
किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम सदस्यों की संख्या क्या संभव है? तो इसका जवाब तो 0 कह दीजिएगा, मिनिमम हमेशा 0। मैक्सिमम कितना संभव है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 3 अगर ए में है, बी में 5 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम सदस्यों की, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो जवाब आपका क्या होगा बच्चों? कमेंट में लिखिए सारे बच्चे, है ना। तो भाई वहां जवाब हो जाएगा क्या? सोच समझ के तुरंत से लिखिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले नोट के तरफ। नोट अब तक आपका क्या हो गया है? 13 नोट हो गए हैं। अब हम 14वें नोट के तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। 14 नोट, 14वां नोट क्या है? ये कहता है इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर N सेट्स, N सेट्स, टोटल आपको सेट्स की संख्या N है ना। सही जवाब है। जितने बच्चों ने कमेंट किया सबका जवाब सही है। So A1, A2, A3, AN are N sets and A1 intersection A2, A1 intersection A2, या 1 की जगह पे हम थोड़ा सा और यहां पर क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। AI और यहां AJ लिख दिए हैं और ये फाई दिया है, I इज नॉट इक्वल टू J है, मतलब दोनों जगह डिफरेंट लेना है, दोनों जगह डिफरेंट लेना है ना। डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां अगर 1 ले लिए आई की जगह पर, तो यहां 1 नहीं लेंगे, यहां 1 को छोड़ के कोई और लेंगे, जो ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जो दिल करे। अगर यहां 2 यूज किए हैं तो यहां पर 2 नहीं यूज करेंगे, 2 को छोड़ के कोई यूज करेंगे। तो जब भी हम इसमें किसी 2 का इंटरसेक्शन निकालें, किसी भी 2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे और अगर वह सॉल्व हो के फाई आया, फाई, तब हम उसको क्या कहेंगे? देन ऑल सेट्स आर कॉल्ड, ऑल सेट्स आर कॉल्ड पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, है ना। हिंदी, शुद्ध हिंदी इसका आप, है ना, युग्म असंयुक्त, युग्म असंयुक्त समुच्चय कह सकते हैं। युग्म मीन्स जोड़ा, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। अगर किसी भी 2 का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, कोई भी 2 का, A2 इंटरसेक्शन A3 ले लें, चाहे A3 इंटरसेक्शन A1 ले लें, A1 इंटरसेक्शन A4 ले लें, कहीं भी 2 डिफरेंट लेंगे और इंटरसेक्शन फाई आएगा तो उसको हम पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट कहेंगे बच्चों, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ये सब टर्म आप याद रखिएगा, है ना। और 15 नंबर में आइए, ये कहता है A1, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN। इस पूरे को अगर सिंबल में लिखना चाहें तो एक बार में सिर्फ इंटरसेक्शन का सिंबल दीजिए। कहां से चालू हुआ था? 1 से, तो नीचे एक वेरिएबल आई डालिए, जो मन करे वेरिएबल में सिंबल यहां दे सकते हैं, आई जे के एक्स, जो मन करे। आई इक्वल टू 1 देंगे और यहां 15 लिख देंगे, तो ये 15 तक चला गया। लेकिन यहां हमारा कहां है बच्चों? n तक है, तो ऊपर में हम n लिखेंगे और ये AI लिख देंगे, बस काम तमाम हो गया। इस पूरे के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले। अगर यही चीज इन्फिनिटी तक होता, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता, तो यही हम लिखते I बराबर 1 टू इन्फिनिटी AI, ऐसे लिखते। ये आपको समझाए हैं। आज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समर्पित था और अच्छे से आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम क्लियर कर दिए हैं। जल्द ही आपको हम अगला टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाएंगे। आज तक के लिए आपको यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।